तो स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और आज हम स्टार्ट करेंगे। कल के लिए तो देखिए सॉरी, क्योंकि कल एक टेक्निकल ग्लिच आ गया। आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक से जहां पे हम पढ़ रहे थे, राशियों का मापन और ये सारी चीजें। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे, तो उसी में अब एक नया टॉपिक भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक खास गुजारिश करना चाहूंगा। देखिए, ये बुक है अरिहंत वालों की तरफ से। इसमें क्या है कि हमने इस बुक को निकाला है तो इसमें प्रीलिम्स पॉसिबल नाम से निकाला हुआ है, और सच में ये उस लेवल की बुक है जिसमें आईएएस और राज्यों के विभिन्न राज्यों के पीसीएस परीक्षाओं से लगभग 250 पेपरों को कलेक्ट करके क्या किया गया है, चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है। और चैप्टर वाइज भी क्या किया गया, टॉपिक वाइज इनको अरेंज किया गया है। इसके साथ ही आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तो देखिए पेपर क्वालिटी भी इसकी ठीक मिलेगी। इसके साथ इसमें एक खास बात और है कि सिर्फ क्वेश्चनों को ही नहीं दिया गया है, बल्कि एक थ्योरी भी दे दी है, ताकि आपको फिर किसी और बुक के लिए ना भागना पड़े। आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि प्री तो आपका 100% हो जाएगा, आप मेन में बैठ रहे हैं। उसके बाद बाकी जो भी चीज होगी, हम यहाँ पे आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि बिंदास तरीके से हम लोग इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। तो ये बुक आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से जाके खरीद लीजिएगा। सामान्य विज्ञान की बुक है तो इसको जरूर से ले लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। एक बार देखें, इसके तो चैप्टर वाइज डिवीजन दे रखा है। माइंड मैप के आधार पर देखिए, सबसे हमारी जो खासियत रहती है, चीजों को हम जब याद करते हैं ना, तो वो कोई भी चीज अगर फिगर फॉर्म में होती है उसको याद करना ज्यादा आसान रह जाता है। फिर बुकों में बहुत सारी गड़बड़ी होगी। अब आप ये जानते हैं कि अरिहंत पब्लिकेशन के मामले में इंडिया का, ये कह सकते हैं आप, पानी का जैसे मगरमच्छ होता है उस टाइप की बहुत बड़ी टाइकून कंपनी है। और इतने सारे सेगमेंट में इन्होंने बुक निकाल रखी है और इतने काफी टाइम से निकाल रखी है। देखो, नया पब्लिकेशन होता है तो एरर की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, बहुत सारे लोग जैसे आ गए मार्केट में। पुराना पब्लिकेशन है तो ट्रस्ट बिल्कुल कर सकते हैं आप। 3500 प्रश्नों को जब आप करेंगे, पुराने प्रश्नों को, तो आपको एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया लगेगा कि पीटी के क्वेश्चनों को या एमसीक्यू को हैंडल कैसे किया जाता है, उनमें किस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हम यहाँ पे भी डिस्कस करते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ऑलरेडी इस टॉपिक से हम 2 प्रीवियस टॉपिकों को कंप्लीट कर चुके हैं। राशियों का मापन प्लस जो राशियों के बीच में संबंध है कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 1 फुट या एक उसमें कितने सेंटीमीटर होंगे, इस तरह की चीजों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे राशियों के मापन के लिए कुछ यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उन यंत्रों के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे एक यंत्र का नाम दे रखा है अमीटर। अमीटर क्या करता है, वैद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। अब इसने ये स्पेशली इसलिए दिया है कि आगे चल के हम एक चीज और देखेंगे जिसको गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। अब गैल्वेनोमीटर की क्या खासियत है कि देखिए, गैल्वेनोमीटर भी धारा को मापता है, ये दिशा नहीं बताता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इस तरह का यंत्र मान लीजिए जिसमें इस तरह का एक आपको दिखेगा सूचक। अब ये सुई क्या करेगी, अगर धारा इस डायरेक्शन में होगी तो सुई इधर चली आएगी, यहाँ 0 होगा, 1 2 3 इस तरीके से, और इधर भी फिर 1 2 3 इस तरीके से। धारा अगर इस डायरेक्शन में होगी तो ये सुई इधर चली जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, दिशा के साथ धारा को मापता है। प्लस गैल्वेनोमीटर माइक्रो लेवल की, माइक्रो एम्पियर लेवल की धारा को मेजर करता है, बहुत छोटे लेवल की। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करके ही हमने क्या किया है, अमीटर को बनाया है। तो ये थोड़ा सा इसलिए यहां पे स्पेशली दिया गया है कि एम्पियर में नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग होता है उसको अमीटर कहा जाता है। अल्टीमीटर का मतलब होता है, अल्टी का मतलब अल्टीट्यूड, जैसे आपने वर्ड सुना होगा, तो ये कुछ प्रीफिक्स होते हैं। अगर प्रीफिक्स आप याद कर रहे हैं तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्ट जहां कहीं भी वर्ड आएगा उसका मतलब होता है हाइट से। तो विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। ऑडियोमीटर की बात करें तो ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि, सुनने वाली कोई भी चीज। तो ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाएगा, ऑडियोमीटर कहा जाता है। एनीमोमीटर का मतलब होता है वायु की गति तथा दिशा को मापने हेतु जो यंत्र है उसको हम एनीमोमीटर कहते हैं। एक्टिनोमीटर की कहते हैं एक्टिविटी को मेजर करने वाला, मतलब सूर्य की सतह पर जो कुछ भी हो रहा है उसके आधार पर चीजों को डिटेक्ट करने वाला यंत्र क्या है,
एक्टिनोमीटर है, अर्थात ये सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। भाई अगर मान लीजिए वहां पर एक्टिविटी ज्यादा होगी सूरज की सतह पर तो तीव्र किरणें यहां तक आएंगी, प्रकाश ज्यादा आएगा। एक्टिविटी कम होगी तो कम आएंगी। ऑडियो फोन की बात करें, देखो फिर से ऑडियो वर्ड आ रहा है। ऑडियो का मतलब ही होता है सुनने वाली कोई भी चीज। तो सुनने के या सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ऑडियो फोन कहलाता है। और ऑडियोमीटर क्या है? तीव्रता को मापने के लिए यंत्र है। बैरोमीटर की बात करें, हमने कल भी इसका जिक्र किया था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो यंत्र है उसको बैरोमीटर कहा जाता है, और ये बार में मीजर करता है। बार कहिए या वायुमंडलीय दाब कहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटीएम के फॉर्म में ये क्या करता है? मीजर करता है। अब इसकी खास बात क्या होती है कि अगर इसका पाठ्यांक, पाठ्यांक मतलब जैसे गिनतियां हैं इसमें, अगर इसकी नंबरिंग अगर लगातार डाउन होती चली जा रही है बहुत तेजी से, इसका मतलब वहां से हवा हट गई होगी, वहां पे बहुत ही कम हवा रह गई होगी। तो चारों तरफ की हवा उस जगह को घेरने के लिए भागेगी, उस जगह को कैप्चर करने के लिए आएगी। तो वैसी कंडीशन में आंधी या तूफान आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर लगातार धीरे 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 नीचे जा रहा है तो इसका मतलब वहां से हवा ऊपर उठ रही है और वहां पे निर्वात बनने की, या ये कहिए कि कम वायुदाब वहां पे लगातार बनता जा रहा है। तो चारों तरफ की हवा आती जाएगी, ऊपर उठेगी, जिससे वो ठंडी होगी। ठंडी होकर के वो क्या होगी? उसमें जो भी भाप होगी वो बादलों में बदलेगी और बादलों से फिर बरसात हो जाएगी। इसका मतलब अगर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है तो बरसात होने के चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उस एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में धीरे धीरे दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, इसका मतलब हवा ऊपर से नीचे की तरफ उतर करके आ रही है। हवा जब उतरती है तो कोई बारिश नहीं होती है, कोई बादल नहीं होता, इसका मतलब मौसम साफ रहने के यहाँ पे संकेत होते हैं। बैरोमीटर की बात करें, सॉरी बैरोग्राफ की, तो ये क्या करता है? वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। एक कागज पर आपको क्या करता चला जाएगा? नोट डाउन करता चला जाएगा, चीजों को खींचता चला जाएगा। तो ग्राफ का मतलब होता है कोई भी चीज पे, जैसे ग्राफ का मतलब छोटी छोटी लाइनें होंगी और उस पर अंकित करता चला जाएगा कि भाई बढ़ रहा है, घट रहा है, इस चीज को ग्राफ कहा जाएगा। जैसे क्रॉस को ग्राफ क्या है? तो पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है ये। आप जैसे जानते होंगे, हमारे भारत के एक साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले ये बताया था कि पौधे भी मनुष्यों की तरह एक जीवित प्राणी हैं, उनमें भी जीवन होता है। और उन्होंने इस चीज को दर्शाने के लिए जो यंत्र बनाया था उसको क्या कहा जाता है? क्रॉस्कोग्राफ कहा जाता है। कंप्यूटेटर की बात करें तो ये वैद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने के काम आता है, एक तो। दूसरा, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है। लेकिन एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपने रेक्टिफायर नाम की चीज या पीएन जंक्शन डायोड को भी सुना होगा। रेक्टिफायर भी क्या करता है? डायरेक्शन को बदल देता है। तो ये जो कंप्यूटेटर है इसमें रेक्टिफायर ही लगा होता है जो एसी को डीसी में बदल देता है। अब आगे अगर हम बात करें तो जैसे क्रोनोमीटर है। क्रोनोमीटर क्या करता है? पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त यंत्र है। अब अभी जैसे आप बात करेंगे तो आजकल डिजिटल मामला हो गया है, डिजिटल घड़ियां आ चुकी हैं, कंप्यूटर आ चुका है, आज के जमाने में फोन आ चुका है। तो आज ये समस्या हमको नहीं ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार इसके लिए यंत्र बनाने की क्या जरूरत थी जब हमारे पास फोन था। लेकिन आप उस जमाने के बारे में सोचिए जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं था। उस टाइम पर ऐसी जगह जहां पे आपको दूर दूर तक सिर्फ नीला ही नीला दिखाई देता हो, वहां पे सही दिशा, सही समय ज्ञात करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। तो उस टाइम पर इस चीज का डेवलपमेंट किया गया ताकि सही टाइम का पता लग सके। पोलोरीमीटर की बात करें तो पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पोलोरीमीटर कहते हैं। फैदोमीटर की बात करें तो फैदम जहां भी शब्द आएगा, फैदम का मतलब होता है गहराई को नापने के लिए जो इकाई प्रयोग करी जाती है उसको फैदम कहते हैं। इसलिए फैदोमीटर का मतलब होगा गहराई को मापने वाला यंत्र या समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र। ग्रेविमीटर की बात करें तो पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र।
गायरोस्कोप की बात करें तो गायरो का मतलब होता है कोई भी चीज जो गोल गोल घूम रही होती है, घूर्णन करने वाली चीज। तो घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने वाला यंत्र। हाइड्रो कहते हैं पानी को, और मीटर कहते हैं मापने वाली चीज। तो हाइड्रोमीटर का मतलब है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र। द्रवों का मतलब ये पानी के साथ कंपेयर करेगा। तो आपेक्षिक पहले तो हम देखते हैं घनत्व आखिर क्या चीज है। तो देखिए घनत्व क्या है कि अगर किसी चीज के द्रव्यमान में अगर हम भाग दे दें आयतन का, तो जो राशि हमको मिलेगी, जो व्युत्पन्न राशि हमको मिलेगी, उसे घनत्व या डेंसिटी कहते हैं। अब हर एक पदार्थ की डेंसिटी अलग अलग होती है। इस दुनिया में, मतलब कि पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, पानी सबसे आसानी से उपलब्ध पदार्थ है। तो पानी का जो घनत्व है वो हम आदर्श टाइप से मान सकते हैं, एवरेज मान सकते हैं। इसकी तुलना फिर हम बाकी दूसरों से करेंगे। तो अगर पानी के साथ आप तुलना कर देते हैं तो इसको कहा जाता है आपेक्षिक घनत्व। मतलब कि वस्तु के घनत्व में आप भाग दे दीजिए वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। आप पानी के घनत्व का भाग दे दीजिए तो जो भी चीज मिलेगी, जैसे हम बात करें कि जो पारा होता है उसका घनत्व होता है 13.6 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और पानी का जो घनत्व होता है वो आइडियल 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब माना जाता है। अगर काटेंगे तो मात्रक से मात्रक और इससे ये गया तो बचेगा 13.6। अब इसमें ना तो कोई मात्रक है और ना ही इसमें कोई कुछ और है, न कोई दिशा न कोई मात्रक। तो ऐसी राशियों को शुद्ध राशि या इनको हम कह सकते हैं संख्यात्मक राशि कह सकते हैं। और ये कैसी होती है नेचर में? ये राशियां अदिश प्रकार की होती है। ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। जो भी आपेक्षिक राशि होती है या रिलेटिव टाइप की राशि होती है, इसको रिलेटिव डेंसिटी कहा जाएगा। तो इसको मेजर करने के लिए हाइड्रो शब्द प्रयोग किया जाएगा। हाइड्रो अगर कहीं भी आता है उसका मतलब पानी से कंपेयर या पानी से युक्त होगा। जैसे हाइड्रोपोनिक्स, पानी में जो हम खेती करते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, पानी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हाइड्रोलॉजी कहलाएगा। इसी तरीके से काइमोग्राफ एक यंत्र है जो हृदय और फेफड़ों की गति स्पंदन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। ग्राफ अगर कहीं भी आ रहा है इसका मतलब वो आपको क्या करेगा? प्रॉपर तरीके से बनाता चलेगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करता चलेगा। मीटर का मतलब है मापता चलेगा, ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। हाइग्रो का मतलब होता है कि हम जैसे पानी गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है, भाप हवा में मिल जाती है जिसको वाष्प कहा जाता है। हाइग्रो का मतलब है वही पानी की भाप। ठीक। तो हाइग्रोमीटर का मतलब वायुमंडलीय आर्द्रता। जब ये वायुमंडल में खुली हवा में मिल जाती है तो इसी भाप को क्या कहने लगते हैं? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहने लगते हैं। तो हाइग्रोमीटर का मतलब हो गया ह्यूमिडिटी को मापने वाला यंत्र। लक्स मीटर, लक्स एक इकाई है जो प्रकाश की तीव्रता को मेजर करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। फोन भी उसी तरह की एक इकाई है। ठीक है। अब यहां से हम बात करें तो लक्स मीटर क्या करेगा? प्रकाश की तीव्रता को मापेगा। भाई तीव्रता का, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक अगर लक्स है तो लक्स मीटर क्या करेगा? प्रकाश की तीव्रता को मापेगा। ऐसे ही लैक्टो जो शब्द है वो यूज किया जाता है, जहां कहीं भी इसका यूज होगा समझ जाइएगा कि दूध के बारे में बात हो रही है। जैसे लैक्टोबैक्टीरियम, ऐसा बैक्टीरिया जो दूध के खट्टेपन या दूध के खराब होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लैक्टोबैक्टीरियम कहलाता है। अब इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो हम समझ पाएंगे कि लैक्टोमीटर क्या है? दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है। असल में ये हाइड्रोमीटर ही होता है एक तरह का। अब मैनोमीटर की हम बात करें तो ये क्या है? गैसों का दाब मापने का यंत्र है। अगर वायुमंडलीय दाब को मेजर करना है तो बैरोमीटर। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है, उस तरह की गैसों का दाब अगर हमको पता करना है तो उसके लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
आगे अब और यंत्रों के बारे में बात करेंगे, जैसे मैक मीटर। मैक, अब आपको मैक मीटर इस तरीके से याद करेंगे हर एक वर्ड को तो दिक्कत हो जाएगी। हमको क्या करना है, रिलेट करके चलना है। क्योंकि देखिए इंसान का जो दिमाग है उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, हर चीज को याद नहीं किया जा सकता। तो हम समझेंगे कि आखिर मैक शब्द क्या है। देखो मैक का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज की चाल है, जैसे वस्तु की चाल है, तो वस्तु की चाल में अगर आपने क्या कर दिया, ध्वनि की चाल का भाग दे दिया, ध्वनि की चाल, तो ये जो घटना होगी इसको हम क्या कहेंगे, ये जो कंपैरिजन करके जो नंबर आएगा इसको एक मैक कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई चीज ध्वनि से धीमी चलती है तो ध्वनि को क्या कहा जाता है, सोनिक कहा जाता है, तो इसको कहेंगे सब सोनिक। जैसे मिसाइल्स वगैरह के लिए आप यूज करते हैं ये वर्ड, आपने सुना होगा खूब, सब सोनिक इसको कहेंगे। अगर ध्वनि की चाल के बराबर चल रहा है तो इसको सोनिक कहेंगे। और अगर मान लीजिए ध्वनि की चाल से क्या कर रहा है, ये तेज चलता है और लेकिन 5 गुने से कम चलता है, तेज तो है लेकिन 5 गुने से कम है, तो इसको सुपरसोनिक कहने लग जाएंगे। 5 गुने से भी ज्यादा तेज है तो इसको हाइपरसोनिक कहने लग जाएंगे। जैसे ब्रह्मोस 2 की जब भी आप न्यूज सुनते होंगे तो आप हाइपरसोनिक शब्द लिखा हुआ वहां पे देखते होंगे। इसका मतलब मैक क्या है कि कोई चीज ध्वनि से कितनी तेज चल रही है, इस बात को मैक कहा जाता है। तो मैक मीटर क्या होगा, मैक को मापने वाला यंत्र। तो वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल के पदों में मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, मैक मीटर कहलाता है। पॉली, जहां कहीं भी शब्द आएगा, पॉली का शब्द होता है कई सारे। कई सारों का मतलब होता है जब आप बात बोल रहे हो और एक ही बात को अलग अलग टाइप से बोल देते हो, या उसमें चीजों की, बहुत सारी चीजों की मिलावट कर देते हो, तो ये जो मिलावट है ये झूठ कहलाती है। तो पॉली का एक मतलब होता है झूठ। पॉलीग्राफ का मतलब हो गया झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, सर पर ऐसे करके हेलमेट टाइप का लगा देते हैं, उसमें से कई सारे वायरों को कनेक्ट कर दिया जाता है, हाथों पर इस तरीके से लगा दिया जाता है। फिर एक कंप्यूटर के सामने बैठ करके एक डॉक्टर पूछता है कि आपने ये काम किया कि नहीं, अर्ध निद्रा का क्या कर देते हैं, एक इंजेक्शन भी लगा देते हैं। तो आदमी वैसे ही झूठ नहीं बोल पाता जब आधा सोया हुआ रहता है। फिर उसको जब पूछते हैं तो अगर वो झूठ बोलेगा तो क्या हो जाएगी, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वहां पे क्या होने लगेगा, एक स्पेशल टाइप की लाइट जलने लग जाएगी। अगर हम सच बोल रहे होते तो हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारे ब्रेन में एक्टिविटी नहीं होती या बहुत कम होती है, तो वो ग्रीन लाइट दिखाता है। इस बेस पर ये काम करता है। फिर से देखिए, फोनोमीटर, फोन का मतलब ध्वनि की तीव्रता का एक मात्रक है फोन, ठीक। तो फोन के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, फोन क्या है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, इसलिए फोन मीटर क्या होगा या फोनोमीटर क्या होगा, ध्वनि की तीव्रता मापने का एक यंत्र हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होगा, पायरो का मतलब होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो पायरोमीटर क्या हो जाएगा, विकिरण तापमाप या ताप मापने का यंत्र। ऐसी चीजों का ताप मापना जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, संख्या में कहें तो 800, 1000, इससे भी ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पायरोमीटर का यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करें तो सेल का वैद्युत वाहक बल नापने का एक यंत्र है, ठीक है। सेल की वैद्युत वाहक बल क्या होती है, इसको ईएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ नहीं होता है, ये होता है असल में वोल्टेज। अगर मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण वोल्टेज क्रिएट हो रहा है तो उसको टेक्निकल टर्म में ईएमएफ कह दिया जाएगा। और इसके लिए, क्योंकि इसको वोल्टेज का जो एक्चुअल नाम है वो पोटेंशियल कहते हैं वोल्टेज को, और जब पोटेंशियल डिफरेंस कहने लग जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बार बार ना कहना पड़े, इसलिए वोल्टेज टर्म यूज कर देते हैं। तो जिस चीज को हम वोल्टेज कह रहे हैं उसको असल में पोटेंशियल कहा जाता है। तो पोटेंशियोमीटर समझ गए, पोटेंशियल को मापने वाला या ईएमएफ को मापने वाला यंत्र।
सिस्म का मतलब होता है पृथ्वी की सतह का थरथरा जाना, कांप जाना। तो सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर आए, सिस्मोलॉजी आए, इसका मतलब होता है भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र। पायर हीलियोमीटर, तो पायरो का भी हमने देखा था, पायरो का मतलब होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हीलियो मतलब सूरज, सूर्य के लिए हीलियम या हील वर्ड प्रयोग किया जाता है, इसलिए सोलर, सोलर मतलब सूर्य, रेडिएशन मापने का यंत्र। स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो किसी चीज का स्पेक्ट्रम मापने का जो यंत्र है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर आपको स्पेक्ट्रम वर्ड समझ में आ गया तो स्पेक्ट्रोमीटर समझ में आ जाएगा। अगर ऊर्जा को हम क्रम से लगा दें, क्रम से लगा दें, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कि भाई गामा रे, अगर हम प्रकाश या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उनको अगर घटते ऊर्जा के क्रम में अरेंज कर दें तो ये हो गया गामा सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली, उससे कम एक्स रे, उससे कम अल्ट्रावायलेट रे, उससे भी अगर नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा विजुअल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश, और दृश्य के बाद हमको मिलेगा फिर अवरक्त प्रकाश, फिर हमको मिलेंगी सूक्ष्म और रेडियो तरंगें। तो ये जो हमने क्रम बना दिया, ये क्रम है एक के बाद दूसरा फिक्स है ये, तो ये ही क्रम क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसका मतलब स्पेक्ट्रम क्या है, ऊर्जा का घटता या बढ़ता क्रम स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब ये क्या करता है, किसी विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर ये क्या करता है, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का यंत्र है। आपने देखा होगा तमाम सारी मूवियों में एक कोई इंसान होता है जो बेड पर लेटा हुआ है अस्पताल में, और उसके सामने एक साइड में एक टीवी पर इस तरीके से ऊपर नीचे किरणें चल रही होती है, लाइन चल रही होती है, वो क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर को ही शो करता है। अब देखिए, अब कुछ और यंत्र है, जैसे टैकोमीटर की बात करें, टैकोमीटर की बात करें तो ये क्या करता है, वायुयान की गति मापने का यंत्र है। थर्मामीटर की बात करें तो ये क्या करता है, ये मानव शरीर का ताप मापने का यंत्र है। वोल्ट मीटर की बात करें तो ये क्या करता है, विभवांतर मापने का कोई यंत्र है। वोल्टामीटर की बात करें तो ये आवेश को मापने का यंत्र है। भाई वोल्टामीटर क्या करता है, वोल्टामीटर एक ऐसी मशीन है, देखो इस टाइप से, जैसे बैटरी होती है ना, तो बैटरी का ही एक रूप है ये, एक हो गया इसमें पॉजिटिव जिसको एनोड कह दिया जाता है, एक हो गया इसमें नेगेटिव जिसको कैथोड कह दिया जाता है। तो कैथोड और एनोड से जो चीज बनती है, जिसमें एक कोई लिक्विड भरा रहेगा, जिसको हम क्या कह देंगे, वैद्युत अपघट्य कह देंगे। अब अगर मान लीजिए हमने इसमें क्या कर दिया, वैद्युत प्रवाहित कर दी, तो कुछ चीजें यहां जम जाएंगी जो नेगेटिव टाइप की होंगी, और पॉजिटिव टाइप के कण होंगे वो नेगेटिव वाले खंभे पे जाके जम जाएंगे। इन खंभों को टर्मिनल्स कह दिया जाता है। अब भाई देखिए, अब नेगेटिव पॉजिटिव चीजों को जो जो यहाँ जम गई हो उनको खुरच करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं कि कितने परमाणु एक जगह से दूसरी जगह गए। मोल का कॉन्सेप्ट हम आगे चल के पढ़ेंगे, उस आधार पर ये इस चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। परमाणु कैलकुलेट कर लिए तो आप इलेक्ट्रॉनों का कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे एक जगह से दूसरी जगह। इलेक्ट्रॉनों का कर लिया, इसका मतलब आपने आवेश का पता लगा लिया। इसका मतलब वोल्टामीटर क्या है, एक बैटरी जैसी ही चीज है, जिसको जैसे हम गैल्वेनाइजेशन पढ़ेंगे आगे चल के, जिंकीकरण कह सकते हैं, हम धातुओं पर दूसरी धातु का लेप चढ़ाना पढ़ेंगे, तो वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। आवेश को मापने का एक यंत्र होता है। यूडियोमीटर की अगर हम बात करें तो गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने का जो यंत्र है वो क्या है, यूडियोमीटर है। थर्मो वर्ड फिर से आया, थर्मो का मतलब होता है जो चीज तापमान से लिंक करती हो उसे थर्मो कहा जाता है। तो थर्मो, और रजिस्टर का मतलब होता है प्रतिरोध, तो तापमान में परिवर्तन के साथ अपना प्रतिरोध बदलने वाली चीज को क्या कहा जाता है, थर्मो रजिस्टर कहा जाता है। थियोडोलाइट ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज तलों में कोणीय दूरी मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। जैसे एक तल हो गया ये और दूसरा तल हो गया ये, तो ये जो तल है इस तरह से, इसको हम कहेंगे क्षैतिज तल, और ये जो तल है इसको कहेंगे ऊर्ध्व तल। तो
ऊर्ध्व तल और क्षैतिज तल सपोज ऐसे करके हैं, तो इनके बीच में ये जो गैप है इसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, थियोडोलाइट कहेंगे। अब एक है रिंगेलमैन स्केल, ये आप खास तौर से याद रखिएगा। ये क्या है, धुआं के घनत्व को मापने में जो यंत्र प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, रिंगेलमैन एक साइंटिस्ट भी हैं, तो उन्होंने इस स्केल का डेवलपमेंट किया, तो इसको क्या कहेंगे, रिंगेलमैन स्केल कहेंगे। रिंगेलमैन किससे बिलोंग करता है, धुएं से बिलोंग करता है। रडार की बात करें तो ये क्या करता है, वस्तुओं की स्थिति, दिशा और ऊंचाई ज्ञात करने हेतु एक यंत्र है। इसमें असल में होता क्या है, ये रेडियो वेव्स का प्रयोग करता है डिटेक्शन और रेंजिंग के लिए। डिटेक्शन और रेंजिंग क्या है, बस मोटी मोटी भाषा में इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे यहां से हमने एक यंत्र लगाया, यहां से एक वायुमान यान उड़ के आ रहा है, अब यहां से रेडियो तरंगें जाएंगी। अभी हमने पढ़ा था पिछली पीपीटी पे, रेडियो तरंगें क्या होती हैं, प्रकाश तरंगों के समान ही, दृश्य तरंग मतलब प्रकाश तरंग, इन्हीं के जैसी तरंग होती है और इन्हीं की वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ती है। इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर के वेग से आगे बढ़ती हैं। तो इतने वेग से बढ़ेंगी तो ये यान से टकराएंगी, टकरा करके फिर यहाँ पे एक रिसीवर होगा, वापस आ जाएंगी। फिर अगली पोजीशन मान लीजिए इस यान की यहाँ पे होगी, मान लीजिए यहाँ से फिर हम वेव छोड़ेंगे, यहाँ टकराएंगी, वापस रिसीव कर ली जाएंगी। अब हमने देख लिया कि एक तरंग को जाने में कितना टाइम लगा, वापस कितना आने में लगा, कितनी तरंगें हमने भेजी थी उनमें से कितनी वापस आ गई। ज्यादा तरंग वापस आ रही है इसका मतलब ज्यादा बड़ी चीज है, कम तरंगें वापस आ रही है इसका मतलब छोटी चीज है। अगर तरंग देर में वापस आ रही है इसका मतलब वस्तु दूर है, अगर तरंग जल्दी जल्दी वापस आ रही है इसका मतलब वस्तु पास है। इस आधार पर यह काम करता है। इस यंत्र को क्या कहा जाता है, रडार कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ कि हमने जो पढ़ा उसमें से कितने टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या वैरायटी में पूछे गए हैं, और जो हम डाटा पढ़ रहे हैं उसके आधार पर हम प्रश्नों को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हमने अभी पढ़ा था रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन में किया जाता है। तो इसका प्रयोग अभी हमने पढ़ा था, धुआं के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व के मापन में होता है। इसका उपयोग कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में किया जाता है और मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, रिंगेलमैन स्केल रख दिया गया। प्रौद्योगिकी की बात करें तो भाई जैसे आप लगातार न्यूज में पढ़ते होंगे कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया भाई पराली नहीं जलाई जाएगी। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी उस चीज पे ब्रेक लगाना चाहती है, लेकिन अगर पराली जलाई जाती है किसी एक एरिया में, मान लीजिए बहुत ज्यादा धुआं होता है, तो उसके घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, उस फील्ड में इस स्केल को प्रयोग किया जाता है। इसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कहाँ घनत्व बढ़ गया धुएं का, कहाँ घट गया है। आप लगातार सुनते होंगे कि दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ गया है, घट गया है, ये जो सारी चीजें आप पढ़ते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह, वहां पर भी इसी स्केल के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि धुएं का डेंसिटी क्या है, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की डेंसिटी क्या है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये कह रहा है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अब ये कह रहा है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, नौ संचालकों द्वारा और इंजीनियरों द्वारा। अब पहले तो ये देख लेते हैं भैया सोनार है क्या। तो देखो जो भी साउंड होती है, ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। ध्वनि की अलग अलग आवृत्ति होंगी, आवृत्ति के आधार पर एक को हम कह देते हैं अपश्रव्य या अवश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक साउंड, दूसरे को कह देते हैं हम श्रव्य ध्वनि, तीसरे को कह देते हैं हम पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, पराश्रव्य। अब इंसान क्या करता है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही सुन सकता है। इससे ऊपर है तब भी नहीं सुन सकता, इससे नीचे है तब भी नहीं सुन सकता। तो पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग करके एक ऐसा यंत्र बनाया जाता है, जैसे अभी हमने देखा रेडियो तरंगों का प्रयोग करके बनाया गया तो रडार कह दिया। ऐसे ही अब देखिए समुद्र के अंदर हम देख तो सकते नहीं, पानी बहुत ही नमकीन और
उसमें तमाम सारी चीजें भी मिली हो सकती हैं, या पानी साफ भी हो तब भी कितनी गहराई तक देख सकते हैं। तो पानी के अंदर अगर हमें देखना है कि भाई कितना गहरा पानी है, कहाँ पे किस तरह की आकृति है, मान लीजिए हम पनडुब्बी लेके जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा ना कई सारी मूवीज में या कई सारी वीडियोस में देखा होगा, एक गोल गोल चक्कर ऐसे करके पीला पीला घूमता रहता है, कोई चीज आ रही होती है तो पॉइंट करके, पॉइंट डॉट 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 वो पास चल के चला आता है और गोले में एक इस तरह से गोला खड़ा होता है इस तरीके से। अब देखेंगे और यहां से ऐसे चीजें आगे की तरफ आ रही होती है। तो ये क्या होता है कि पहले हम भेजते हैं अल्ट्रासाउंड रे को, और यहाँ पे हमारा यंत्र है, अल्ट्रासाउंड रे जाएंगी जमीन से टकराएंगी, और अगर मान लीजिए जमीन ऐसी है तो यहाँ से ज्यादा तरंग लौट के आएगी, और यहाँ जो तरंग भेजी होगी वो कम लौट के आएगी या देर में लौट करके आएगी। इस आधार पर ये मशीन क्या कर देती है, एक नक्शा बना देती है अंदर का, कि समुद्र के अंदर क्या है, कोई बड़ा कोई जीव है, जंतु है, कोई दूसरी पनडुब्बी, कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट है, या कोई पहाड़ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम पता चला उसी से जाके टकरा गए कोई इंसेलबर्ग, या मान लीजिए कोई ऐसा बर्फ का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा, आइसबर्ग तो नहीं आ रहा है हमारी तरफ। ठीक है, उस चीज को मेजर करने के लिए इस चीज का डेवलपमेंट किया गया, जिसमें अल्ट्रासाउंड या पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ गए कि ये जितने भी ऑप्शन है उसमें जहां कहीं भी समुद्र से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी वही आपका सही हो जाएगा। नौ संचालक मतलब जहाजों को चलाने वाले लोग, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है कि पिंडों की दूरी, जल के अंदर मछलियों के समुदाय, शस्त्रों की पनडुब्बी, जो भी इस तरह की चीज है उनका पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं। इस प्रकार महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। तो मोटा मोटी हमने चित्र बना के देख लिया। ग्राफिकल रूप से अगर किसी चीज को समझते हैं तो उस चीज को समझना हमारे लिए और आसान हो जाता है, लंबे समय तक उसको रिकॉल करना आसान हो जाता है। अब यहाँ इस बुक की अच्छी बात क्या रहेगी, देखिए पूरा एकदम बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, कह रहा वायु की दिशा, आपेक्षिक घनत्व, वायु की गति, कुल विकिरण। कुल विकिरण के लिए तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा वायु की गति को मापते हैं एनीमोमीटर। शाफ्ट में 4 गोलार्धीय पंखुड़ियों लगी होती है इसमें। शाफ्ट मतलब जैसे एक ये शाफ्ट हो गया, ये इस तरह की जो आकृति होती है उसको शाफ्ट कहा जाता है। एक यहाँ ऐसे लगा, ऐसे ऐसे 4 इसमें लगे होंगे। अब हवा चलेगी तो क्या होगा, ये तेजी से घूमेगा। जैसे हमने लगा दिया हवा के डायरेक्शन में, तो इनको थोड़ा, जैसे पंखे की पंखड़ियां होती है थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं, तो जितना हवा चलेगा उस हिसाब से तेजी से घूमेंगी। जितना तेज हवा चलेगा उतना तेजी से घूमेंगी। हवा धीमे चलेगा तो धीमे घूमेंगी। इसलिए ये क्या करती हैं, गति को मेजर करती हैं। क्षैतिज घूमना वायु की गति के अनुप्रमानुपाती होता है। तो ये क्या करता है, चक्रवातों या तूफानों की भविष्यवाणी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वायु की दिशा, वात दिग्दर्शन। अब दिशा की अगर बात करें तो ये क्या है, विंड वेन के द्वारा बताई जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता का तो अभी हमने पढ़ा था, हाइड्रोमीटर का प्रयोग इसके लिए किया जाएगा। और आर्द्रता मापी की बात करें तो हाइग्रो कहा जाता है, उसके लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और सब सॉरी सापेक्षिक आर्द्रता के लिए उसका, और घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर का। कुल विकिरण की बात करें तो पायरोमीटर, पायरो का मतलब कहीं भी होगा तो मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, सूरज वगैरह इस तरह के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है पाई हीलियो, पायर हीलियो, पायर वर्ड आ गया तो मतलब बहुत गर्म, हीलियो शब्द आ गया मतलब सूरज। मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, सन स्पॉट को देखने के लिए, हवा के ताप को देखने के लिए, पौधों के ताप को देखने के लिए, या सोलर रेडिएशन को देखने के लिए। तो अभी हमने देखा था इसको, जहां कहीं भी पायरो वर्ड आएगा समझ जाइए कि बहुत हाई टेम्परेचर की बात हो रही है। अब देखिए इसका प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। और ये क्या है, सूर्य का प्रकाश एक छिद्र के माध्यम से उपकरण में प्रवेश कराया जाता है। जो थर्मोपाइल मतलब वो यंत्र जहां पे विकिरण इंडिकेशन हो रहा है विकिरण का, उसको थर्मोपाइल कहते हैं। वो पदार्थ परावर्तित होता है। यह थर्मोपाइल सूर्य की विकिरण की ऊष्मा को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करती है, जिसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जैसे
इस तरह का पदार्थ मान लीजिए, जैसे आपने सोलर सेल देखा होगा, तो सोलर सेल क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड की एक चीज होती है। पीएन जंक्शन डायोड पे लाइट अगर ज्यादा पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा विद्युत बनाएगा, कम लाइट पड़ेगी तो कम विद्युत बनाएगा। उस तरह की एक चीज क्या प्रयोग यहाँ पे कर लिया जाता है, जो जितनी ज्यादा उस पर लाइट पड़ती है उसी आधार पर यह डिसाइड हो जाता है कि भैया कितना। इसी तरीके से आप आंसर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर्णिका जी आप देख रही हैं, कर्णिका दीप सिंह, ओके। तो ये जो पदार्थ है आपको समझ में आ गया, जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी उतनी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उतनी एक्टिविटी बढ़ेगी मतलब उतना ही ज्यादा ये मान को दिखा देगा। अब आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। फेदो का मतलब ही फैदम, फैदम मतलब गहराई। गहराई किसकी मापेंगे, किसी नाले की तो नापेंगे नहीं भाई, पानी जहां भरा होगा वहां पे इस तरह की गहराई मापने की आपको जरूरत होगी। तो वहां पे गहराई की जरूरत होगी तो आप किसकी गहराई, यहाँ पे एक ही चीज आपको ऑप्शन में दिखती है जहां गहराई की बात हो रही होगी। तो आपको ये जो वर्ड है, अधिकतर जो भी आपसे मशीनरी पूछेगा तो उसमें इस तरह के ट्रिकी वर्ड्स को वो इस्तेमाल करेगा। कुछ हो सकते हैं जो आपको सीधे सीधे रटने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इसके आधार पर चले जाएंगे। मीटर मतलब मापने वाला, फैदो मतलब गहराई। तो गहराई कहाँ है, समुद्र की गहराई मापने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त होता है, अब मापने के लिए किया जाता है। यह यंत्र जल में होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों के वेग का उपयोग करता है। मतलब अभी जब हमने देखा था ना सोनार के लिए जो टेक्निक यूज कर रहे थे, तो सोनार तो क्या है, वो टेक्नोलॉजी है, और जिस यंत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, अगर वो यंत्र गहराई मेजर कर रहा है तो उसको फेदोमीटर कह दिया जाता है। बस और कुछ नहीं है। सोनार में अभी हमने देखा था अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है या पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। भूकंप को रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है, और सिस्मोग्राफ होता है। तो सिस्मोग्राफ में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्केल बना रखे हैं। जैसे मान लीजिए आपका मन करे आप भी बना सकते हैं। ऐसे ही रिक्टर नाम का एक साइंटिस्ट था, तो उसने कहा कि भाई देखो, डेसिमल सिस्टम बड़ा चलन में आ रहा है। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि डेसिमल सिस्टम सबसे आसान और सबसे बेहतर होता है। तो इसने एक लॉग के आधार पर एक डेसिमल सिस्टम बनाया। डेसिमल सिस्टम मतलब 10 की घातों के रूप में या 10 के गुणक के रूप में। अब इसने कहा कि भाई मैं 0 से लेके ऐसे करके 9 तक बनाऊंगा, टोटल 10 नंबर, और एक एक नंबर में जो तीव्रता बढ़ेगी वो 10 गुना बढ़ जाएगी। इस तरीके से 2 होगा तो वो इससे 10 गुना और ज्यादा, 3 होगा तो ये इससे भी 10 गुना ज्यादा। इस तरीके से इसने एक स्केल बनाया, और क्योंकि ये रिक्टर साहब ने बनाया था इसलिए इसको रिक्टर स्केल का नाम दे दिया गया। अब वर्षा को वर्षा गेज के द्वारा, रेन गेज अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, उसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो कुछ नहीं होता है, एक सिलेंडर होता है इस तरीके से, जिसमें एक कीप लगा दी जाती है। ऐसे करके सिलेंडर बना दिया, एक कीप लगा दी। अब इसमें क्या कर दिया जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग कर दी जाती है। बरसात होती है तो इस सिलेंडर को उठा के रख दिया जाता है बरसात वाले इलाके में, या जहां खुले इलाके में पानी इसमें गिरेगा। अब पानी अगर मान लीजिए कि भर गया 2 तक, तो हम कहेंगे 2 सेंटीमीटर बरसात हो गई। पानी अगर भर गया मान लीजिए 150 तक, तो हम कहेंगे 150 सेंटीमीटर बरसात हो गई। अब कहने के लिए इसको क्या कहा जाता है, रेन गेज कह दिया जाता है। ध्वनि की बात कहीं भी आएगी तो उसको ऑडियो वर्ड से प्रेजेंट करते हैं ध्वनि को, इसलिए ध्वनि को मेजर करने के लिए क्या होगा, ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर, अभी हमने फोनोमीटर की थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो ऑप्शन सुनिए। प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता मापने में, अत्यधिक उच्च ताप, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में, और वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में। फोनोमीटर का प्रयोग अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, प्रकाश की चमकीलेपन को मापने की क्षमता होती है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये इकाई के रूप में भी प्रयुक्त होता है फोन। ध्वनि की तीव्रता तथा स्पंदन आवृत्ति के मापन में फोनोमीटर का, सॉरी तो ये गड़बड़ हो गया, तो सॉरी इसके लिए, सॉरी, फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ई ऑप्शन फिर इसका हो जाएगा, सॉरी उसके लिए सॉरी, ओके। फोटोमीटर होता है, सॉरी, अगर फोटो होगा, फोटो होता है प्रकाश के लिए, तो फोटोमीटर होगा तो वो प्रकाश के लिए, सॉरी उसके लिए, फोन ध्वनि के लिए आपको याद रखना है। तो फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर का आविष्कार
थॉमस एडिसन। एडिसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, भाप के प्रयोग के द्वारा, आपने कहानी पढ़ी होगी कि एक बच्चा अंडों के ऊपर बैठ के अंडे फोड़ देता था एक लड़की को, उसने, चिड़िया उड़ जाती है कीड़े मकोड़े खा करके, तो कीड़े मकोड़े खिला दिए थे। कुल मिला के ये वही आदमी है जिसने भाप का इंजन बनाया था, मानव की आवाज के बल का परीक्षण करने के लिए इस यंत्र का आविष्कार किया था। मैक मीटर का प्रयोग निम्न में होता है, ये एमपीपीएससी में पूछा गया 2008 में। वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर कार और ट्रक। तो इसका प्रयोग कहां पे होगा भाई? देखिए ये सारी चीजें बड़ी धीमे धीमे चलती हैं, तो बहुत स्पेशल किसी चीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैक का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, कोई भी चीज जो ध्वनि से भी ज्यादा तेज चलती है तो उसकी स्पीड को बताने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। वायुयान बहुत तेजी से चलता है, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैग्नीमीटर का प्रयोग वायुयानों में होता है, तो ध्वनि के पदों में वायुयान की चाल बताने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे मैग्नीमीटर कहते हैं। और इसका मतलब हो गया वही, फिर से जो हमने देखा था कि ध्वनि की चाल का आप डिवाइड कर दीजिए किसी वस्तु में, क्या हो जाएगी? वो मैक संख्या बन जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरो फिर से आ गया, अधिक ताप, अत्यधिक ताप। अत्यधिक मतलब लगभग 1000 डिग्री, 800 डिग्री, इस तरह का या उससे भी ज्यादा ताप। तो कह रहा है, देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ है। अब इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस चीज पर, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पर कम फोकस करना है। तो आप देखेंगे इसमें, अब आप देखिए, आपको पता चल गया पायरो वर्ड अत्यधिक के लिए प्रयोग होता है, तो अब ये किसके लिए प्रयोग होगा? ऑप्शन ए कह रहा है वायुमंडलीय दाब के लिए। फिर कह रहा है आर्द्रता के लिए। आर्द्रता जहां भी प्रयोग करेगा हाइग्रो वर्ड यूज करेगा, पानी प्रयोग करेगा तो हाइड्रो वर्ड यूज करेगा, घनत्व के लिए, डेंसिटी के लिए या उच्च ताप के लिए। आप इसका आंसर जानते हैं, अत्यधिक टेम्परेचर की बात हो रही है तो क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा वही। तो तापमापी की सहायता से क्या करते हैं? अत्यधिक ऊंची तथा दूर स्थित वस्तुओं जैसे सूर्य आदि के तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार, अब स्टीफन का नियम क्या कहता है? स्टीफन का नियम कहता है कि भाई E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 4। अब जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको तो ऐसे समझ में आ गया, आर्ट वाले स्टूडेंट हैं वो इस तरह से समझ सकते हैं कि देखो किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसमें से ऊर्जा निकलेगी ज्यादा, और किसी चीज का टेम्परेचर अगर कम होगा, वो ठंडी होगी, तो उसमें से ऊर्जा कम निकलेगी। सीधी सीधी सी बात है। और ये किस पे डिपेंड करती है? चतुर्थ घात पर डिपेंड करती है। इसके द्वारा किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को मापकर वस्तु के ताप की गणना कर ली जाती है। प्रायः 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे ताप ही इस तापमापी के द्वारा मापे जा सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि भाई देखिए, जब 800 डिग्री, जैसे लोहे को आप गर्म करेंगे, जब वो लगभग 800 डिग्री हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो हल्का हल्का लाल रंग का चमकने लगेगा, और गर्म करेंगे तो और फिर धीरे धीरे उसके कलर में चेंज आएगा। और अगर बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, अब इस आधार पर भी देखेंगे, एक वीन का नियम भी आगे हम पढ़ेंगे, वीन का विस्थापन नियम, उसमें भी हम देखेंगे कि कोई भी चीज होती है वो पहले लाल रंग की चमकती है। लाल रंग मतलब कम तापमान, और अगर वो सफेद है इसका मतलब ज्यादा तापमान, और अगर वो चमकते चमकते बैंगनी हो गई गर्म होते होते, इसका मतलब बहुत 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 ज्यादा तापमान। तो इसी आधार पर पायरोमीटर काम करता है। आगे हम देखेंगे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने वाले थर्मामीटर होते हैं। कह रहा है गैस थर्मामीटर होते हैं, पारा थर्मामीटर होते हैं, संपूर्ण विकिरण पायरोमीटर। फिर से पायरो, पायरो मतलब बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर से कह रहा है वाष्पदाब थर्मामीटर। अब आप समझ गए, 800 से ज्यादा आपको मीजर करना है। गैस थर्मामीटर क्या होते हैं, ये भी, इनकी भी एक लिमिट है। पारा थर्मामीटर है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा क्या हो जाता है? जम जाता है। इससे ऊपर अगर 350 की लिमिट ले लें तो एक पारा यहां से फिर क्या होता है? भाप बनने लग जाता है। तो ये इसी रेंज में काम कर सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। वाष्प दाब थर्मामीटर की बात करें तो इनका भी यही हाल है। अब आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो भाई कह रहा है मापने के लिए किसका यूज करेंगे 2000 से ज्यादा?
पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसकी सहायता से 800 से लेकर लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, तीन ही नहीं इससे ऊपर भी सूरज की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो भी इसी के द्वारा मापा जाता है। तो 6000 तक इसको मेजर कर सकते हैं। ये फैक्ट इसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। और विकिरण के आधार पर ये क्या मानते हैं, तप्त वस्तु से उत्सर्जित विकिरण मतलब वही E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 4, अभी जो हमने स्टीफन का नियम पढ़ा था उसी के आधार पर ये टेम्परेचर को मेजर करते हैं। गैस थर्मामीटर की बात करें तो इनमें -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मेजर किया जा सकता है। पारा थर्मामीटर 40 पे तो पारा जम गया है, इसलिए 40 से पहले ही खत्म हो जाएगा ये, तो -37 से लेके 350 तक ये तापमान को माप सकता है। वाष्प दाब थर्मामीटर विभिन्न द्रवों के विभिन्न दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ दाब में कैसा परिवर्तन आएगा उस चीज का अगर पता करना है तो उसके लिए वाष्प दाब थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे। अब हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किस एक यंत्र का प्रयोग करेंगे। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी और इसका सीधा सीधा मतलब होता है हाइग्रो वर्ड इसके लिए यूज होगा। अब हाइग्रोमीटर वर्ड यूज कर देंगे तो ऐसी कोई चीज जो आर्द्रता को मेजर करती हो। हाइग्रो अगर आपने ग्राफ शब्द का यूज कर दिया तो ऐसी कोई चीज जो आर्द्रता को क्या कर देती हो, आपको ऐसे करके ग्राफ बना करके या रिटन फॉर्म में दे देती हो। हाइग्रो अगर ग्राफी शब्द का यूज कर दिया तो ग्राफी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, स्टडी करना, इसका मतलब वाष्प के बारे में अध्ययन करना हाइग्रोग्राफी हो जाएगा। तो हाइग्रो वर्ड इसका क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता वर्ड यहाँ पे की पॉइंट है। तो हाइड्रो मतलब रिलेटिव वाली बात चली जाएगी, स्पेक्ट्रोमीटर मतलब ऊर्जा किस क्रम में है वो बात आ जाएगी। तो हाइग्रोमीटर यहाँ पे एक वर्ड आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो की वर्ड अगर आपने याद रख ली, अधिकतर जो भी यंत्र हैं उनमें से मान लीजिए 95% जितने भी यंत्र हैं उनमें कीवर्ड्स काम करते हैं इस तरह से। हवा में आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। अब हाइड्रोमीटर की जब बात करेगा तो या तो पानी से रिलेटेड कोई चीज नापेगा, तो पानी से रिलेटेड कर दिया तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर की वो बात करेगा तो आपसे क्या कहेगा, स्पेक्ट्रमों के अध्ययन की बात करेगा। यूडियोमीटर की बात करेगा तो प्रयोगशाला उपकरण है जो क्या करता है कि अगर किसी भौतिक या रासायनिक, जैसे आपने गर्म कर दिया तो गुब्बारा है फैल जाएगा, अगर गुब्बारे को आपने कहां रख दिया, मान लीजिए आपने कि फ्रिज में रख दिया तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो कोई भी ये होगी भौतिक क्रिया। या किसी रासायनिक वजह से अगर किसी गैस के मिश्रण के आयतन में परिवर्तन होता है तो उसको मेजर करने के लिए यूडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। अभी हमने जो डाटा पढ़ा है वहां पे यूडियोमीटर एक नया शब्द आया है, तो इसको आपको क्या कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अगले किसी एग्जाम में हो सकता है यहां से पूछ दे। ठीक है, तो हमको ये भी एक देखना होता है, पीवाईक्यू करने का यही एक बेनिफिट है कि पिछले एग्जामों से कोई ऐसा तो नहीं, कोई लिंक तो नहीं हो रहा, कोई मैच तो नहीं हो रहा, ये भी एक तरीका होता है पढ़ने का। अब देखेंगे हम रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। टैकोमीटर, एक्टिनोमीटर, बैरोमीटर, तो भैया ये तो हवा का दाब नाप रहा है। टैकोमीटर है वो वहां हवा के साथ ही यूज हो रहा है। एक्टिनोमीटर है ये एक्टिविटी को मेजर कर रहा है। इसके बारे में हमने पढ़ा था स्फिग्नोमैनोमीटर, याद आया होगा मूवीज में, इस तरीके से एक स्क्रीन पर इस तरीके से ऊपर नीचे फिर सीधी लाइन हो जाती है तो आदमी गया, ये उसी की बात हो रही है। चलिए ओके, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर मतलब पानी के साथ कंपेयर करने वाली कोई भी चीज होगी, हाइड्रो मतलब पानी। बैरोमीटर हवा का जो दाब मापेंगे वो। मैनोमीटर मतलब किस दिशा से, साफ्ट वाला एग्जांपल याद आ गया होगा कि तेज घूम रही है तो हवा तेजी से आ रही है, धीरे धीरे घूम रही है हवा धीरे धीरे आ रही है। हाइग्रोमीटर मतलब वही आर्द्रता वाला मैटर। ठीक, तो यहां भी वही काम कर गई हमारा जो की पॉइंट वाला फॉर्मूला है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकते हैं। ये ऑलरेडी हम इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं कि अगर नीचे अचानक से आ जाएगा तो तूफान आएगा, धीरे धीरे अगर नीचे आएगा तो बरसात होगी, और अगर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया तो मौसम क्या रहेगा,
साफ रहेगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है साधारण बैरोमीटर में द्रव या द्रवों का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं कि जल है, एल्कोहल है, पारा है, ये सभी है। असल में बैरोमीटर में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो अलग अलग कंडीशन और अलग अलग पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जब ये कह रहा है, इसने एक खास वर्ड जोड़ दिया, उसने बैरोमीटर नहीं कहा। अगर केवल बैरोमीटर कहता तो हमारा ऑल ऑफ दीज होता, लेकिन उसने कहा साधारण बैरोमीटर है। साधारण बैरोमीटर मतलब जो नॉर्मली प्रयोग में लाते हैं, तो नॉर्मली प्रयोग में लाने के लिए बैरोमीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है। आपने बार बार छठवीं, सातवीं, आठवीं की जब किताबें पढ़ी होंगी, खासतौर से ज्योग्राफी वाली, तो जगह जगह आता है 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ। ये जो घटना बताती है, ये कहां होती है? ये बैरोमीटर में इस्तेमाल होती है। आइए, साधारण बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। बाकी अलग अलग प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी मापक द्रव, आप एल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं, जल का प्रयोग कर सकते हैं, पारे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री, भाई 800 से ऊपर टेम्परेचर जैसे ही जाएगा समझ जाइए पायरोवर्ड, हाई टेम्परेचर कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पायरोमीटर जैसी कोई चीज कहीं आंसर में होनी चाहिए। चिकित्सीय थर्मामीटर की बात करें, एक नया टर्म आया तो इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा आंसर जैसे ही टेम्परेचर हाई पहुंचा पायरोवर्ड से हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से डी के अनुसार पायरोमीटर का प्रयोग, 800 से ऊपर इसका प्रयोग करेंगे। देखिए यहां फिर लौट के आते हैं, ये प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है, ताप वैद्युत युग्म तापमापी है। देखिए एक फॉर्मूला होता है एक्स अननोन टेम्परेचर और एक्स आइस या 0 पॉइंट, फिर होता है एक्स 100 और ये होता है एक्स 0, और इसमें क्या कर दिया जाता है 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एक इस तरह का एक फॉर्मूला होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस यहां पे रख सकते हैं, आयतन यहां पे एक्स की जगह पे रख सकते हैं, या ताप वैद्युत युग्म में जो विद्युत प्रवाहित हो रही होगी या जो वोल्टेज होगा उसको भी आप यहां पे रख सकते हैं, और इसके आधार पर टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। अब चिकित्सीय थर्मामीटर क्या है? सामान्य तौर से जो फारेनहाइट थर्मामीटर है उसी का एक ये प्रकार है, लेकिन जो फारेनहाइट वाला है वो क्या करता है, 32 फारेनहाइट से मीजर करता है 212 तक। ये क्या करता है, जैसे और जैसे हम सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस मीजर करता है 0 से लेके 100 तक। बट इसने क्या किया है चिकित्सक वाले ने, क्योंकि मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, इसलिए अब अगर मान लीजिए 35 से तो नीचे नहीं जा सकता किसी भी इंसान का टेम्परेचर, अगर इससे नीचे गया तो इसका मतलब इंसान गया, और 43 से ऊपर नहीं जा सकता, सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं। तो ऐसा टेम्परेचर मीटर जो 35 से लेके 43 के बीच में टेम्परेचर को मीजर करता हो, या लगभग 112 बनेगा, फारेनहाइट में चेंज करेंगे तो उससे ऊपर किसी इंसान का टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, चला गया तो मतलब मामला गड़बड़। ऐसे थर्मामीटर को चिकित्सीय थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन खड़ा हुआ और क्षैतिज तल, इनके बीच में जो एजीमत नया वर्ड है, देखिए क्षैतिज तल के लिए एजीमत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच की दूरी या कोण को मेजर करने के लिए जिस चीज का आप प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, कहला है वेवल प्रोटेक्टर, सिंक्लाइन, अल्टीमीटर, थियोडोलाइट। आपने वर्ड आई थिंक याद होगा आपको। देखिए इसका अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, थियोडोलाइट। देखिए यहाँ गैप नहीं होगा, इसको थियोडोलाइट कहते हैं। यह क्षैतिज अथवा ऊर्ध्व अक्षों के चारों ओर घूमने वाला एक टेलीस्कोप है, घूम करके तब उनके एंगल को ये बताता है। बात करें कौन सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है एनेमोमीटर वायु की चाल को मापता है, टैक्योमीटर दावांतर को मापता है, अमीटर वैद्युत धारा को मापता है, पायरोमीटर
उच्च ताप को मापता है। तो इसका आंसर दीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से कैसे देखेंगे कि भैया ये जो विकल्प है इनमें से सी के अनुसार टैक्योमीटर दाबांतर को नापता है, लेकिन आप जानते हैं कि जो दाबांतर है वो किसके द्वारा मापा जाता है, दाब किसके द्वारा मापा जाता है। तो अगर केवल दाब की बात करें तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, मतलब दाब का रिलेशन टैक्योमीटर के साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि टैक्योमीटर का उपयोग दाबांतर मापन के लिए नहीं बल्कि क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु करने वाला एक यंत्र है। आपने देखा होगा कि जब रोड के लिए सर्वेक्षण वगैरह हो रहे होते हैं तो एक इस तरह की एक तिपाही के ऊपर एक यंत्र टाइप का रख करके देखते हैं कि रोड ऊपर की तरफ उठेगा, नीचे की तरफ जाएगा। इसको सर्वेक्षण जब होता है रोड का, तो इस तरह का जो यंत्र है वो है टैक्योमीटर। तो ये इसका दाब के साथ कोई रिलेशन होता नहीं है। और बाकी बात करें तो पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे पायरोमीटर। ओके, पायरोमीटर का प्रयोग अधिक तापमान की चीजों के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब फिर से मैच वाला क्वेश्चन आ गया है। ये कह रहा अमीटर किसके साथ मैच करेगा, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर। भाई बैरोमीटर की बात आएगी, बैरो का मतलब दाब से कहीं ना कहीं रिलेशन है, तो यहां मैच कर जाएगा। हाइग्रो की बात आएगी मतलब आर्द्रता की कहीं ना कहीं बात हो रही होगी, तो हम सीधे सीधे आर्द्रता पर ले चलेंगे। अमीटर, फिर अब बचाइए धारा। स्प्रिंग तुला, भार। तुला की तो काम ही यही है, चाहे वो बाट वाली हो, बैलेंस, या फिर स्प्रिंग वाली हो, तो इसका काम है भार मेजर करना। अब जो भी ऑप्शन हमारा इसमें से बैठेगा उसको लगा देंगे। ठीक, तो कह रहा है बी सही सुमेलन है। ये वाला ऑप्शन सही सुमेलन बैठ रहा है इनमें। अगर आप मिला करके देखेंगे तो कह रहा अमीटर वो उपकरण है जिसके द्वारा अपनी धारा को मेजर किया। हाइग्रोमीटर वो उपकरण है जिसने आपेक्षिक आर्द्रता को मापा। आपेक्षिक मतलब रिलेटिव, तो नॉर्मल आर्द्रता को भी नापता है और रिलेटिव को भी मेजर करता है। ठीक, स्प्रिंग तुला भार के मेजरमेंट के लिए, और बैरोमीटर वायुदाब के लिए। कई बार इस फैक्ट को पढ़ चुके हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, कह रहा वायुदाब, द्रवों का घनत्व, गैसों का दाब, सतह पर तेल का दबाव। तो इसकी बात करें तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की हमने अभी जब इस चैप्टर को शुरू किया था, इस टॉपिक को शुरू किया था, तो बात करी थी कि अगर ओपन एयर को मेजर करना है, उसके दाब को मेजर करना है, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सिलेंडर या गुब्बारे में भरी हुई कोई दाब है, किसी एक एरिया में भरी हुई कोई गैस है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यू आकार की एक नली है, उसमें इस तरीके से सामान्य तौर पे पारा भर दिया जाएगा, और जिस चीज का हमको दाब ज्ञात करना है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो दाब की वजह से पारा ऊपर की तरफ चढ़ के आएगा। जितना ज्यादा दाब होगा पारा उतना ऊपर चढ़ के आएगा। 0 से लेके 1 2 3 ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जहां आके रुक जाए, मान लो 150 पे आके रुक गया, इसका मतलब 150 दबाव है इस चीज में। इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण के द्वारा नापी जाती है। तो वैद्युत धारा के लिए हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को नापेगा। भाई पोटेंशियल को ईएमएफ के नाम दिया गया है। ठीक है, अमीटर धारा को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापेगा, वोल्टामीटर क्या करता है, आवेश को नापता है। ये भी हम फैक्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए अमीटर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैद्युत धारा अमीटर नामक उपकरण से नापी जाती है। अमीटर एक कम प्रतिरोध वाला धारा मापी होता है। कम प्रतिरोध वाला धारा मापी, यहाँ पे मतलब गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। अब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मापन के लिए अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं, क्योंकि भैया श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। और जब समांतर क्रम में किसी चीज को जोड़ेंगे तो वहां पे वोल्टेज समान रहेगा। तो वोल्ट मीटर को लगाएंगे समांतर क्रम में, अमीटर को लगाएंगे श्रेणी क्रम में, जिससे पर्वत में कुल धारा मीटर से होकर गुजरती है तथा मीटर में उत्पन्न विक्षेप पर्वत में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करता है। जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर को, वोल्टामीटर आवेश को, और पोटेंशियोमीटर वैद्युत वाहक बल या पोटेंशियल को नापता है। आगे बढ़ते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं। देखो दूध शब्द जहां भी आएगा दूध को कहा जाता है लैक्टस या लैक्टो। तो लैक्टो वर्ड अब आपको कहीं भी जहां भी दिख जाएगा वही आपका आंसर होगा। हाइड्रो वर्ड है पानी, तो पानी से रिलेटेड करके अगर डेंसिटी पूछी जाएगी तो हाइड्रोमीटर। ब्यूटेरोमीटर का मतलब है चमक, किसी चीज की चमक को चेक करने के लिए। थर्मामीटर का मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब देखिए दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा दूध की शुद्धता का भी पता लगाया जा सकता है। भाई अपेक्षिक घनत्व पता करेंगे तो नॉर्मल होना चाहिए, मान लीजिए 6, और 6 के अलावा अगर कुछ आ रहा है इसका मतलब दूध में मिलावट है, का भी पता लगाया जाता है। जबकि हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व, ब्यूट्रोमीटर से तरल पदार्थों की स्नेहकता या चमक, और ये क्या होता है दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा, और
थर्मामीटर से क्या होता है, तापमान का मीजर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविमीटर, काइमोमीटर, बैरोमीटर, कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर तो वो था जो दिशा बदल देता था धारा की। बैरोग्राफ वो है जो क्या करता है, दाब के बारे में बताता है। काइमोमीटर और ग्रेविमीटर, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे ग्रेविमीटर के बारे में। तो भाई ये है पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति। हमने जब ऑलरेडी इसको जब शुरुआत में पढ़ रहे थे वहां पे भी इसका डिस्कशन किया था, बार बार हम वही डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रेवोमीटर का प्रयोग किया जाता है। काइमोमीटर का प्रयोग रक्तचाप, हृदय स्पंदन इत्यादि गतियों को मेजर करने के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ क्या है, वायुमंडलीय दाब में हो रहे परिवर्तन का ग्राफ बनाता चलता है। अभी हमने बात करी, ग्राफ वर्ड आ जाएगा तो मतलब आपको रिटर्न में देता जाएगा सारी चीजें, और इसका प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में या फिर दिशा बदलने के लिए किया जाता है विद्युत धारा की। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला कौन सा यंत्र है भाई? तो क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। तीव्रता माप रहा है तो मीटर, मापने वाला। कहे ध्वनि की तीव्रता को सुनने वाला या पैदा करने वाला या महसूस कराने वाला, तो फोन वर्ड आ जाएगा फिर। ठीक है, अब देखिए कैसे। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और ये क्या करता है, रिकॉर्ड ध्वनि की विभिन्न आवृत्ति और तीव्रता के साथ हेडफोन में पहुंचाता है। ऑडियोमीटर है, ठीक है। क्रोनोमीटर क्या है, यह एक प्रकार की यांत्रिक घड़ी है जिसका उपयोग समुद्री नाविकों द्वारा किया जाता है। अभी हमने देखा था कि भाई उस जमाने में टेक्नोलॉजी थी नहीं। ऑडियोफोन यह क्या है, जो श्रवण या बाधित लोग हैं, जो मतलब जिनको सुनाई नहीं देता है, उनके द्वारा यह प्रयोग किया जाता है ताकि वे सुन सकें। एनीमोमीटर यह वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र है। चलिए, किस उपकरण द्वारा प्रकाश की तीक्ष्णता मापी जाती है? तो एनीमोमीटर, ये तो हवा से रिलेटेड था, अभी हमने पढ़ा। कोलोरीमीटर, ये भी नहीं है। कोलोरीमीटर का पढ़ा था हमने, एनर्जी से रिलेटेड था। फिर हमने पढ़ा लक्स मीटर, तो लक्स क्या है, चमक की इकाई है, प्रकाश की जो चमक होती है उसकी इकाई है लक्स, और दूसरी इकाई होती है इसकी फोट। फोन अगर कहेगा तो फोन इकाई है किसकी, ध्वनि की, और फोट या फोटो कहेगा तो ये किसकी इकाई है, ये इकाई है प्रकाश की। और अल्टीमीटर ये तो ऊंचाई नापने के लिए है। अब चलिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लक्स मीटर नाम का उपकरण प्रकाश की तीक्ष्णता, इंटेंसिटी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग वायु की शक्ति, अभी हमने बात करी थी, उसको मेजर करने के लिए। पोलोरीमीटर एक प्रकाश संग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मेजर करता है। अल्टीमीटर द्वारा विमानों की ऊंचाई को मापा जाता है। झूठ के लिए पॉली वर्ड का यूज किया जाता है। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो चीजें ज्यादा मिक्स हो जाती हैं उसको झूठ कहा जाएगा। तो पॉली वर्ड जहां भी आपको मिल जाए, बाकी और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। पायरो जहां शब्द मिल जाएगा इसका मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है। गायरोस्कोप मतलब, गायरो का मतलब होता है गोल गोल घूमती हुई कोई चीज, जैसे पंखा घूमता है, तो उस तरह की चीजों को मेजर करने के लिए। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, झूठ का पता लगाने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन किया जाता है, और गायरोस्कोप द्वारा घूमती हुई वस्तुओं का वेग या उसकी गति को ज्ञात किया जाता है। काइमोग्राफ क्या होता है, हृदय और फेफड़ों की गति का स्पंदन ग्राफ पर अंकित करता चलता है। ठीक है, तो काइमोमीटर क्या, काइमोग्राफ या काइमोमीटर क्या करेगा, हृदय और फेफड़ों में किस तरह से गति हो रही है उसको ये मेजर करेगा। चलिए, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, जैसे यहाँ पर थोड़े सिक्के टाइप की चीजों को चिपका दिया जाता है सीने के पास, ये इसी के यंत्र होते हैं, सिर्फ तार कनेक्टेड रहते हैं और एक स्क्रीन पर ये पूरी एक्टिविटी को शो करता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर कह रहा है, ध्रुवांतर मीटर कह रहा है, विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर कह रहा है विद्युत वाहक, और गैल्वेनोमीटर कह रहा है विद्युत प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर के बारे में अभी हमने कहा था, एक ऐसा यंत्र होता है जो दिशा के साथ विद्युत धारा बताता है, पर ये करता क्या है कि ये माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की पावर -6 रेंज की धारा को मेजर करता है। ये प्रतिरोध नहीं नापता, ये रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन रहेगा। आगे देखेंगे इनमें से क्या है, इसके अनुसार गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत प्रतिरोध मापन के लिए नहीं बल्कि विद्युत धारा के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, थर्मो रजिस्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, वैद्युत संधि ट्रांजिस्टर ये दिष्टकारी है। कह रहा है जंक्शन डायोड, सही सुमेलित पूछा है। जंक्शन डायोड ये आवर्धक है, ये भी गलत।
देखो अगर इसकी बात, अगर मैथ सही की बात करें तो ट्रांजिस्टर का काम होता है एम्प्लीफिकेशन करना और डायोड का काम होता है रेक्टिफिकेशन करना, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो ये दोनों ऑप्शन आपस में एक दूसरे से बदल गए। संधारित्र का काम, पंखे के ऊपर जो इस तरह का स्ट्रक्चर एक आपने देखा होगा, सेल टाइप का एक लगा रहता है, व्हाइट कलर का पंखा, जो भी अब छत का पंखा देख लीजिए उसके ऊपर एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर लगा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कंडेंसर कह देते हैं वैसे सामान्य भाषा में। जो कंडेंसर है वही क्या है, संधारित्र है। तो संधारित्र का काम बिजली को स्टोर करना है, ना कि टेम्परेचर को बताना। इसलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थर्मो रजिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर की भांति काम करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता चलता है। इसलिए सिर्फ यही एक, सॉरी तो उसने ये पूछा था कि कौन सही है, तो सही होगा ये, बाकी देखो ये भी गलत। इन दोनों में ये इस तरह से चेंज हो रहा है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक, तो जो फिर एक बचेगा वही सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम की बात करें तो किसकी निगरानी के लिए प्रयोग होता है। ईईजी, ये कह रहा है हृदय की, यकृत की, मस्तिष्क की, या फिर अग्नाशय की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की निगरानी के लिए। जैसे कभी कोई दिमाग में इस तरह की कोई हेमरेज वगैरह टाइप की दिक्कत आ जाती है, तो दिमाग के चारों तरफ छोटे छोटे पॉइंट से डॉटेड तारों को जोड़ दिया जाता है और उसके द्वारा लगातार दिमाग में हो रही एक्टिविटी को चेक किया जाता है। तो दिमाग की निगरानी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक यंत्र है ईईजी, जिसका उपयोग मस्तिष्क की वैद्युत गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। रडार का उपयोग, तो रडार क्या है, रडार का उपयोग किया जाता है कोई चीज कितनी दूर है, उसकी क्या गति है, उसका पता लगाने के लिए। तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया इसमें किया जाता है। तो कह रहा प्रकाश तरंगों का प्रयोग वस्तुओं का पता लगाने के लिए नहीं, रेडियो तरंग होनी चाहिए। ध्वनि तरंगों का नहीं, रेडियो तरंग, नाम ही इसका रडार है, रेडियो तरंग। रेडियो तरंगों द्वारा यही एक है, स्थिति पता करने में बिल्कुल, वर्षा का पता करने, बादलों का पीछा करने में ना, कोई भी हो बस जहां रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात होगी वही रडार का काम होगा। तो रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा ज्ञात करने में किया जाता है, जिसका जो संक्षिप्त नाम है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कहीं इसको भी पूछ सकते हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा, एक इसका और एक सोनार का। सोनार की भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है कह रहा है भाई। मैनोमीटर दाब को मेजर करता है, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है, कार्डियोग्राम हृदय, कार्डियो जैसे कार्डियक अटैक, कार्डियो वर्ड जहां भी आ जाएगा समझ जाइएगा हार्ट से रिलेटेड कोई बात हो रही है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या है, पृष्ठ वक्र की, सिस्मो का मतलब होता है हिलना, पृथ्वी का कंपन करना, भूकंप। तो ये भूकंप से रिलेटेड कहाँ है भाई, तो इसका मतलब नहीं पूछा उसने कौन सुमेलित नहीं है, तो यही हो जाएगा, फिर सुमेलित नहीं होगा। सही सो, क्योंकि सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप की गति को मापने के लिए किया जाता है। कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो रिक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ का ही एक पैमाना है स्पेशल। ठीक है, तो रिक्टर का मतलब ही हो गया सिस्मोग्राफ से रिलेटेड एक्टिविटी। सिस्मोग्राफ का मतलब भूकंप की तीव्रता का मापन। तो कुछ कीवर्ड हैं उनके आधार पर आप चल सकते हैं, कहीं एक दो ऐसा आएगा क्वेश्चन जिसमें आपको लगेगा कि कीवर्ड काम नहीं करा, अदरवाइज काम करता रहेगा। इस बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ये लॉग आधारित, लॉगरिथम या लॉग शॉर्ट में लॉग आधारित है, जिसमें एक संपूर्ण अंक अपने मूल अर्थ के 10 गुने अर्थ को व्यक्त करता है। अर्थात पैमाने पर बढ़ने पर क्या हो जाती है, तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। एक से जब 2 जाएंगे तो 10 गुना, 2 से 3 जाएंगे तो 10 गुना, इस तरीके से बढ़ती चली जाती है। रिक्टर पैमाने का विकास 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है चार्ल्स रिक्टर, और उनके एक फ्रेंड हैं बेनो गेटनबर्ग, इनके द्वारा इसको विकसित किया गया था, और उन्हीं रिक्टर के आधार पर इनका नाम रिक्टर रख दिया गया है, रिक्टर पैमाना। भूकंप मापी यंत्र क्या है भाई, तो जहां भूकंप का मतलब सिस्म वर्ड यूज होगा, तो सिस्म जहां भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। रेन गेज, ये तो बरसात के लिए है।
अभी इसके बारे में बात कर दी थी। सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी नाम का उपकरण भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने में काम आता है। इसमें एक लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है। इस तरीके से चीजें होंगी, हिलने लग जाएगा। उसके साथ एक पेन भी जुड़ा रहेगा, पीछे कागज रहेगा और उस पर वो लाइन खींचता हुआ चलेगा। उससे जुड़ा छोटा पेन कागज की पट्टी पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता चलता है। आगे हम बात करेंगे, सेल्सियस ताप को मेजर करता है, सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक है। किलोवाट घंटा विद्युत को रिप्रेजेंट करता है। आरएच गुणक रक्त को रिप्रेजेंट करता है। रिक्टर पैमाना, आर्द्रता, अरे भाई आर्द्रता जहां भी आएगा वर्ड हाइग्रो आना चाहिए वहां पे, लेकिन यहां तो है नहीं। इसका मतलब डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप भूकंप को मेजर करता है, ठीक है। अब इसके साथ देखिए, जो फिर से मैं आपसे एक बात करूंगा, आज के लिए विराम यहीं देंगे इस अपनी चर्चा को। इसके साथ मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप जाइएगा अपनी नजदीकी दुकान पर, और ये जो पुस्तक है बहुत ही जबरदस्त है। इसमें आपको साथ में एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्वेश्चनों का, उसके अलावा थ्योरी एक जगह पे पूरी इकट्ठा करके दे रखी है माइंड मैप के रूप में। साइंस की बुक तो खरीदिए ही, लेकिन अगर आप पीटी इसी साल देने वाले हैं तो आप क्या करिए कि बाकी और जो सब्जेक्ट की विषय हैं, जैसे भारतीय इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इनको भी आप लीजिए, एक बार जरूर पढ़िए और हमारे साथ इस चैनल पे लगातार बने रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिए और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।